नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के मंडला में बांध विस्थापित आदिवासियों की नाराजगी से बढ़ी शिवराज सरकार की मुश्किलें। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार हुआ खत्म और तेलंगाना में राज्य सरकार ने की आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग। एमबीबी पोल में वन उत्पादों को एमएसपी में शामिल करने पर करेंगे चर्चा। अस्मिता और अधिकार में बताएंगे ओडिशा के हिलखड़िया आदिवासियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के मंडला में बांध परियोजनाओं का विरोध। आदिवासियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने दर्ज किया विरोध। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार हुआ खत्म, लगी आचार संहिता। बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच कांटे की टक्कर। तेलंगाना में उठी आदिवासी विश्वविद्यालय और एसटी आरक्षण को बढ़ाने की मांग। बीआरएस ने चलाया पोस्ट कार्ड कैंपेन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात, बांटे पट्टे। एमबीबी पोल में वन उत्पादों को एमएसपी में शामिल करने से क्या आदिवासियों को मिलेगा लाभ? और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में प्रस्तावित बांध परियोजनाओं को लेकर आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। सोमवार को आदिवासियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। आयोग 2 दिन के दौरे पर मंडला पहुंचा था। इस दौरान विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले के नेतृत्व में बसनिया बांध प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। डॉक्टर मर्सकोले ने कहा कि बसनिया सिंचाई परियोजना मापदंड को पूरा नहीं करता है, क्योंकि जितनी जमीन डूब रही है उससे मात्र 2435 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बांध से केवल विद्युत उत्पादन करने वाली निजी कंपनी को ही व्यावसायिक लाभ मिलेगा। मुलाकात के दौरान आदिवासियों ने कहा कि इस बांध के बनने से आदिवासी समुदाय का कृषि और वन भूमि डूब जाएगी, जो आजीविका का मुख्य साधन है। उन्होंने आग्रह किया कि आयोग को मंडला जिले की विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासी परिवारों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन कराना चाहिए। इस पर आयोग ने कहा कि समीक्षक प्रमोद मरावी को इसके लिए प्राथमिक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आयोग के सदस्य अनंत नायक ने कहा कि आयोग परियोजना के तकनीकी पक्ष के संबंध में कोई निर्देश राज्य सरकार को नहीं दे सकता है, लेकिन परियोजना के कारण आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर का संज्ञान जरूर लिया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान बरगी बांध का विस्थापन, प्रस्तावित चुटका परमाणु बिजली घर, बैगा समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, आदिवासी उपयोजना की राशि अन्य क्षेत्रों में खर्च करने, जैविक खेती की राशि अपात्र व्यक्ति को देकर घोटाला करने और वन अधिकार कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार के लंबित मामले जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंडला से आदिवासी नेता राजकुमार सिन्हा। राजकुमार जी, कल आप लोगों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य थे उनसे आपने मुलाकात की। इस दौरान क्या बातें हुई, क्या मुद्दे उठाए आप लोगों ने? यहाँ जो विस्थापन के सवाल हैं मंडला जिले के, खास करके जो बरगी से विस्थापित हो चुके हैं, कान्हा से विस्थापित हुए हैं, हालोन परियोजना से विस्थापित हुए हैं, इन सब की चर्चा हुई। और जो प्रस्तावित है बसनिया बांध, चुटका परमाणु बिजली घर, उस संबंध में हमारी चर्चा हुई है। राजकुमार जी, हमारी टीम इस वक्त मंडला में है और टीम ने देखा है कि मंडला में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। क्या आप लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था? जी, वो मुद्दा उठाया और यहाँ वहाँ के समुदाय के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हम एक बार बरगी बांध से विस्थापित हो चुके हैं और दूसरा जो है सो दूसरी बार हम विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। और सरकार ने जबरदस्ती, हमारे ग्राम सभा ने इस परियोजना का विरोध किया था, उसके बाद भी उन्होंने हमारे खाते में जबरदस्ती मुआवजा डाल दिया है। हमें ये परियोजना नहीं चाहिए और ये एक घातक परियोजना है और बिजली के लिए हमें बार बार क्यों उजाला जा रहा है। और उस नर्मदा, इससे विकिरण युक्त पानी हो जाएगा और नर्मदा पे और उसके बाद जैव विविधता पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए इस परियोजना को रोका जाना चाहिए। राजकुमार जी, जब आपने आयोग के सामने अपनी मुश्किलें रखी तो क्या
आयोग ने या आयोग के सदस्यों ने आपको कोई आश्वासन दिया? हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि मंडला में जो विस्थापन हो चुका है आदिवासी समुदाय का, उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का एक आकलन किया जाए, सर्वे करवाया जाए, जिससे कि आयोग को ये पता हो कि हमारे आदिवासी जो विकास परियोजना से विस्थापित हुए हैं उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि हम इस विचार में हम सोचते हैं और इसमें हम प्रयास करेंगे कि एक अच्छी सरकारी रिपोर्ट नहीं, वो एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बने। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मंडला के बरगी बांध विस्थापितों ने भी 75 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर जबलपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया था। धरना दे रहे मंडला जिले के आदिवासियों का कहना था कि बरगी बांध के निर्माण में उनके घर और जमीन पानी में समा गए और उनको सरकारी मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। और अब मध्य प्रदेश से चलते हैं त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। 2 मार्च को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। उससे पहले आज शाम राज्य में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 4 बजे के बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिपुरा में इस बार के चुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस बार राज्य में टिपरामोथा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई देती है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए राज्य में जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। वहीं आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। तो वहीं टिपरामोथा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने आज पश्चिम त्रिपुरा के कृष्णपुर तेलियामोरा में रैली की। वैसे तो सभी पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन अगरतला से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ऐसा लगता है कि सूबे में बस बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है। हर तरफ बीजेपी के झंडे और पोस्टर नजर आते हैं। बीजेपी की बात करें तो इस बार राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमा मालिनी के नाम शामिल हैं। वहीं टिपरामोथा के लिए महाराजा प्रद्योत माणिक्य ने ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली। वो ही टिपरामोथा के अकेले स्टार प्रचारक रहे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगी और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। शाह ने कहा कि त्रिपुरा में निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं। आप देखेंगे कि मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से पहले बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। गृह मंत्री के दावे पर टिपरा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने पलटवार किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने वाली मशीन है, लेकिन इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए आपको लोगों का दिल जीतना है। बता दें, साल 2018 में 25 साल से चले आ रहे लेफ्ट के शासन को बीजेपी ने खत्म कर दिया और 60 में से 36 सीटें जीतकर इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर पहली बार राज्य में सरकार बनाई। लेकिन 5 साल के बाद त्रिपुरा में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि इस बार यहां राजनीतिक समीकरण 2018 के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस बार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और त्रिपुरा के महाराजा की नई पार्टी टिपरामोथा भी पहली बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी 55 सीटों और आईपीएफटी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, जबकि टिपरामोथा ने 42 उम्मीदवारों की घोषणा की है। साल 2018 में आईपीएफटी के साथ गठबंधन होने का फायदा बीजेपी को मिला था। तब कांग्रेस का वोट और जनजातीय वोट का अच्छा हिस्सा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे रोचक फैक्टर है त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा की पार्टी टिपरामोथा। ये पार्टी यहाँ के 31% जनजातीय आबादी के लिए एक अलग राज्य यानी ग्रेटर टिपरा लैंड बनाने की बात कर रही है। आदिवासी लोग त्रिपुरा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। बीते चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ था, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाकों में माहौल बदला सा नजर आता है। जिस इलाके में जनजातियों की आबादी वाले गांव हैं, वहां लोग टिपरामोथा की बात करते दिखते हैं। और त्रिपुरा चुनाव पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमबीपी संवाददाता सेलेन। सेलेन, अब
वोटिंग में 2 दिन से भी कम का समय बचा है। क्या लगता है आपको त्रिपुरा के लोगों के लिए इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे हैं? तो त्रिपुरा की जो इलेक्शंस की जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो प्रचार है वो 4 बजे खत्म हो चुकी है। तो इस बार त्रिपुरा की जो इलेक्शंस है थोड़ा अलग है पिछले चुनाव से। इस बार चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि त्रिपुरा में इस बार एक नया पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी वो अकेला ही 42 सीटों में कैंडिडेट डाल दिया है। तो उसके अलावा जो पिछले जो सरकार बने थे आईपीएफटी और बीजेपी के गठबंधन सरकार, इस बार चुनाव में भी आईपीएफटी बीजेपी दोनों ही गठबंधन होके चुनाव में लड़ रहा है। और तीसरी बात है कि बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन होके एक लड़ाई चल रहा है इस बार। तो देखा जाए त्रिपुरा की जो इलेक्शंस है इनमें से एक बात यह है कि जो यहाँ का जनजाति जो त्रिपुरा सब वोटर है वो काफी महत्वपूर्ण है। काफी फैक्ट होते हैं जो कौन सरकार में आए सत्ता में आने के लिए त्रिपुरा सा जो वोटर है बहुत इंपॉर्टेंस है। तो महाराजा और त्रिपुरा मोथा जो अकेला जो रीजनल पार्टी इस बार त्रिपुरा में चुनाव में लड़ रहा है, एक तो है ग्रेटर त्रिपुरम की मांग। दूसरी बात त्रिपुरा की जो डेली लाइफ में जो चाहिए जैसे कि रास्ता हो, बिजली हो, पीने का पानी हो, एजुकेशन हो और बेरोजगारी, सबको सब कुछ इकट्ठा लेके ही त्रिपुरा माता मैदान में निकला है। और दूसरी बात बीजेपी पिछले 2018 में सरकार में आई आईपीएफटी के साथ, इस बार आईपीएफटी के साथ ही गठबंधन करके चुनाव में लड़ रहा है। लेकिन आईपीएफटी पिछले जो चुनाव में आईपीएफटी को 10 सीट मिला है, तो इस बार त्रिपुरा के चुनाव में आईपीएफटी को सिर्फ बीजेपी ने 6 सीट दिया है। 5 सीटों में अकेला लड़ाई कर ले, एक सीट है जो फ्रेंडली बीजेपी के साथ लड़ाई कर ले। मतलब और आईपीएफटी जो गठबंधन है इसमें देखा तो आईपीएफटी का जो पॉलिटिकल जो आदिवासी लोगों के साथ यहाँ के त्रिपुरा लोगों के साथ जो पॉलिटिकल जो मुद्दा है वो आईपीएफटी के साथ नहीं है, भी पता है। इसलिए बीजेपी पिछले चुनाव में 10 सीटें दिए थे लेकिन इस बार सिर्फ 5 सीटें ही दिया। मतलब ये मानना है कि आईपीएफटी के साथ अभी जो त्रिपुरा जनजाति लोग है इतने सारा नहीं है। और चुनाव की प्रचार आज 4 बजे खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बार त्रिपुरा के चुनाव की प्रचार में जो त्रिकोणीय जो लड़ाई है, एक तो त्रिपुरा माता, एक है सीपीएम कांग्रेस और दूसरी बात बीजेपी आईपीएफटी, तीनों जो संगठन है तीनों संगठन जम के मैदान में निकला है, जम के प्रचार किया है। देखा जाए तो बीजेपी का प्रचार है इस बार पहली बार होगा शायद, क्योंकि पिछले बार 18 में इलेक्शन में त्रिपुरा बीजेपी सरकार में है। इस बार पहली बार होगा जो केंद्र जो मंत्री होते हैं जैसे कि सेंट्रल मिनिस्टर लेके बीजेपी का हाई लेवल तक जितना भी नेता है, लीडर्स है, सब त्रिपुरा में आ चुके हैं, त्रिपुरा में आके निर्वाचनी प्रचार कर लिए। और दूसरी बात महाराजा खुद अकेला ही त्रिपुरा की पूरे त्रिपुरा जो 20 सीट एसटी रिजर्व है, बाकी जो 22 सीटें है, सभी सीटों में जाके महाराजा का खुद अकेला ही निर्वाचनी प्रचार किया है। और दूसरी तरफ सीपीएम और कांग्रेस का प्रचार है लेकिन इतना देखा नहीं गया। लेकिन बीजेपी और त्रिपुरा माथा का जो प्रचार है त्रिपुरा में जम के उन लोगों ने प्रचार किया है। सेलेन, हमने देखा कि बीजेपी ने पीएम मोदी, अमित शाह और भी दिग्गज नेताओं को कैंपेन में उतारा। तो क्या आपको लगता है कि जब इतने बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं तो इसका असर वोटर्स पर भी पड़ेगा? एक्चुअली जैसे कि अलग स्टेटों में बीजेपी का जो कैंपिंग होते हैं मतलब केंद्र जो बीजेपी के हाई लेवल तक जितना भी लीडर्स है वो आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार ऑलरेडी त्रिपुरा में आके कैंपिंग कर चुके हैं। और दूसरी बात है कि बीजेपी के जो सेंट्रल जो क्या बोलो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, वो भी 2-3 बार आ चुके हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल के हाई लेवल जितना भी लीडर्स है वो त्रिपुरा में आके बहुत सारे मीटिंग कर रहा है। तो देखा जाए बीजेपी का अगर कैंपिंग के बारे में बात करो, बीजेपी का अगर रैलीज में बात करो, बीजेपी की जो लीडर्स लोग है, जो लीडर त्रिपुरा में आके कैंपिंग कर रहा है, भाषण में एक्चुअली त्रिपुरा माता के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी बस सीपीएम और कांग्रेस की तरफ ही
भाषण में अटैक कर रहा है, लेकिन तिपरा मोथे की तरफ अटैक नहीं कर रहा है। मतलब इसमें एक बात क्लियर होते हैं कि अगले अगर चुनाव में बीजेपी अकेला सरकार बनाने में कामयाब रहेगा शायद। अगर बीजेपी अकेला सरकार नहीं बना पाए तो साथ में किसी को चाहिए, तो वो तो है तिपरा मोता। मतलब त्रिपुरा की पॉलिटिकल एनालिसिस में अभी ये उठ के आया है कि अगले 2023 में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहिए वो तिपरा मोता को साथ में जरूर चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले हम जो इलेक्शंस की बीजेपी का जो कैंपिंग वगैरह होते हैं, हम गांव में जाते हैं तो बीजेपी लीडर लोगों के साथ बात करते हैं। तो बीजेपी का एक जनजाति लीडर ने खुद बोला है कि बीजेपी अकेला आएंगे फिर भी तिपरा मोथा जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी शायद क्या बोलो जीत जाएंगे कि कुछ ही सीटों में। मतलब बीजेपी को खुद ने मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि 60 सीटों में बीजेपी जीत जाएंगे। वो अकेला कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि हम अकेला सरकार करेंगे फिर भी त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा भी कुछ सीट जीत जाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंस, कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है कि त्रिपुरा में 60 सीटों में ही बीजेपी आएंगे। मतलब त्रिपुरा में जो भी 2023 में सरकार बनाना हो तो त्रिपुरा मोथा जिनके साथ जाएंगे वो ही सरकार में बैठ सकेंगे शायद। सेलिन, त्रिपुरा का जो ये चुनाव है, क्या इसमें ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की लड़ाई साफ दिखती है? एक्चुअली त्रिपुरा के 60 सीटों में सिर्फ 20 सीट ही है जो एसटी रिजर्व सीट है। मतलब 20 सीटों में बीजेपी अगर कैंपिंग करे या ना करे, 40 सीट अगर बीजेपी लेके आए तो सरकार तो बना सकते हैं। और एक बात है कि बीजेपी 40 सीट जो जनरल सीट है, एससी सीट है, कुछ कुछ सीट ऐसा है कि आ, वहीं पे यहाँ का जनजाति वोटर फैक्टर करते हैं। तो एक्चुअली त्रिपुरा सभी दलों ने, सभी संगठन ने मैनिफेस्टो तो इलेक्शन के लिए डाल दिया है, लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार पिछले मैनिफेस्टो से थोड़ा कम हो चुकी है। उन लोगों ने मैनिफेस्टो में जनजाति के लिए भी कुछ मैनिफेस्टो में लाया है, जैसे कि अगर बीजेपी फिर त्रिपुरा में सत्ता में आए तो एडीसी को डायरेक्ट फेंक देंगे, 125 अमेंडमेंट बिल को संशोधन करेंगे, और जनजाति एरिया में एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी करेंगे। मतलब सब कुछ मिला के मैनिफेस्टो बना है। लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने बना है उनमें से काफी यहाँ का जनजाति लोगों के लिए है। मतलब बीजेपी जो अगर सत्ता में अगर आए, त्रिपुरा सा बूट मतलब यहाँ का जनजाति बूट जरूर उन लोगों को मतलब चाहिए। और एक बात है कि बीजेपी का जो कैंपिंग्स जो होते हैं, जो एसटी सीट त्रिपुरा सा जो रिजर्वेशन सीट है, 20 सीटों में पूरे जो 20 सीट है, पूरे सीटों में अगर पूरे सीटों में नहीं दिखाया, लेकिन कुछ कुछ एसटी सीट है जो सीटों में अभी तक बीजेपी ही लीड कर रहा है, जो एसटी सीट है। मतलब कुल मिला के बीजेपी अगर बीजेपी का जो लीडर्स लोग है, वो तो आपने खुद बोल रहा है कि अकेला ही सर्कल में आएंगे आईपीएफटी के साथ। लेकिन देखा जाए, क्योंकि पब्लिक के ओपिनियन और पब्लिक के साथ हम बात करते हैं, सभी जनजाति एरिया में तिपरासा एरिया में अगर जाए, जो भी किसी के साथ बात करे बस बुबागरा का तिपरा मोथा की नाम ही ले रहे हैं। अभी 16 तारीख इलेक्शन होगा, देखा जाए कि कैसा होगा। लोग अभी वोट देंगे, वोट के बाद ही सब कुछ पता चल जाएगा। सेलिन, इस बार के चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट और तिपरा मोथा एंटी बीजेपी कैंपेन करती नजर आई, तो क्या ये माना जा सकता है कि इससे जो विपक्ष का वोट है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा? एक्चुअली बीजेपी नया जन्म लिया है 2018 में। उससे पहले तो त्रिपुरा में बीजेपी नहीं थे। और त्रिपुरा में 2018 के पहले जो चुनाव होते हैं बस सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही होते थे। सीपीएम अगर सरकार में आए तो विरोधी दल कांग्रेस रहते थे। तो इस बार अगर बीजेपी 2018 में सरकार आए तो यहाँ का जो कांग्रेस वोटर है उसी में से आया है, और सीपीएम वोटर उसी में से आया है। तो तिपरासा जो यहाँ का जनजाति जो वोट है वो सीपीएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, महाराजा को जो एक स्लोगन है या एक मांगे है जो ग्रेटर तिपलिन मांग, वो तो एक्चुअली त्रिपुरा में अभी इमोशंस एक इशू हो गया है तिपरासा लोगों के लिए। गाँव जो यहाँ जनजाति लोग, हमारे जो तिपरासा लोग,
ग्रेटर त्रिपुरा की मांग को लेके ही महाराजा के साथ, त्रिपुरा माता के साथ जुड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि सीपीएम सीपीएम इतने साल त्रिपुरा में सरकार में रहे थे, तो सीपीएम का खुद का तो जो वोटर है वो तो फिक्स्ड वोटर तो त्रिपुरा में है ही। उनके साथ कांग्रेस का जो वोटर्स है वो पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट डाला, इसलिए तो बीजेपी सरकार में आए थे। तो इस बार अगर बीजेपी का जो 5 साल में बीजेपी का काम को अगर पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं हो, तो शायद कांग्रेस का वोट भी इस बार सीपीएम और कांग्रेस की साथ ही जाएंगे। और पब्लिक की बात कहे तो बीजेपी का जो रैलीज वगैरह होते हैं अगरतला, लोग रैलीज पे आ रही है, तो रैलीज की इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले जो 2018 की इलेक्शन हुआ था, सीपीएम का रिलीज में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन सत्ता में बीजेपी चला आया। मतलब लोग अगर रैलीज पे जाए, उनमें से बड़ा फैक्टर नहीं है कौन कैसे किसको वोट डाले, वही बड़ा फैक्टर है। तो देखा जाए इस बार बीजेपी बीजेपी वर्सेस सीपीएम कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वर्सेस अभी त्रिपुरा माथा भी चलाया। तो शायद कुछ कुछ एरा में ऐसा होगा कि जो सीपीएम का वोटर कांग्रेस को वोट डालेंगे, और वोटर सीपीएम को भी वोट डाल सकते हैं। और कुछ कुछ सीटों में ऐसा है कि सीपीएम का वोट भी त्रिपुरा माथा में आ सकते हैं, कांग्रेस का वोट भी त्रिपुरा माथा में आ सकते हैं। तो अभी वो 16 तारीख के बाद और 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी सीट में कौन कैसे लोग वोट डाला है। और अब त्रिपुरा से चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग तेज होती जा रही है। इसके लिए राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान केटी रामाराव ने मांग की कि केंद्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में वादे के अनुसार तेलंगाना में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करे। इतना ही नहीं, राज्य में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10% तक बढ़ाने की मंजूरी दे। सोमवार को बीआरएस के आदिवासी छात्र विंग ने भी इस मांग का समर्थन किया। राज्य विधानसभा के सामने छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पोस्ट कार्ड इकट्ठे किए। बीआरएस के छात्र विंग के नेता डी श्रीनु नायक ने कहा कि वो आने वाले दिनों में हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अभियान चलाएंगे ताकि आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 10% किया जा सके। आपको बता दें, 2011 की जनगणना के मुताबिक तेलंगाना की कुल जनसंख्या में करीब 10% आदिवासी हैं। राज्य में प्रमुख तौर पर लंबाड़ा, कोया, गोंड, येरुकला, चेंचू, कोंडारेड्डी, थोटी जनजाति पाई जाती है। और आखिर में उत्तर प्रदेश से खबर। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में स्थित राजभवन में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुक्सा जनजाति के लोगों से उनकी समस्याओं पर बात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जनजाति के 5 लोगों को वन अधिकार पट्टा अभिलेख के प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ की जनता में जनजातीय समूहों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार जनजातियों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन केवल सरकार के सहारे से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर भी आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए और हमारी मानसिकता सशक्त होनी चाहिए। आपको बता दें, बुक्सा एक पीवीटीजी यानी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम आबादी आदिवासी समुदायों से है। राज्य की प्रमुख जनजातियों में भोतिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, गोंड, सहरिया, पहाड़िया, बैगा, पतारी और भुनिया समुदाय शामिल हैं। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, केंद्र सरकार जंगल में पैदा होने वाले कई और उत्पादों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लाने की योजना बना रही है। इसमें खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड के उत्पाद शामिल होंगे।
क्या इससे आदिवासियों को लाभ होगा और उनकी आय बढ़ेगी, या ये एक चुनावी एजेंडा है? आपकी राय क्या है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। जवाब में सबसे ज्यादा यानी 57% लोगों ने माना कि इससे आदिवासियों की आय बढ़ेगी। वहीं 40% ने माना कि ये चुनावों से पहले आदिवासियों को साधने की कोशिश है, जबकि 3% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? केंद्र की बीजेपी सरकार जंगल से इकट्ठा होने वाले कुछ और वन उत्पादों को एमएसपी में शामिल करने की योजना बना रही है। इन उत्पादों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। केंद्र का दावा है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली मिलेट्स को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। जनजातीय कार्यों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी दी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सरकार महुआ, कोदो, कुटकी, रागी, अमचूर, नागौद, गोखरू, पीपली जैसे वन उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की योजना ला चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन योजनाओं के बाद आदिवासियों को कुछ लाभ मिला है? क्या उनकी आय बढ़ी है? आज भी ज्यादातर आदिवासी अपने उत्पादों को बाजार में बेचने को मजबूर होते हैं। प्रोक्योरमेंट एजेंसी की वित्तीय बाधाओं, बिचौलियों की मौजूदगी और बाजार तक पहुंच की कमी भी इन आदिवासियों को किसी भी दाम पर अपने वन उत्पाद को बेचने पर मजबूर करते हैं। कोविड में हमने देखा कि ओडिशा के आदिवासी समुदाय महुआ के फूल को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हुए। महुआ के फूल ओडिशा के आदिवासी लोगों की आजीविका का एक प्रमुख जरिया है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि आदिवासियों से वन उत्पाद खरीदने के लिए कम से कम 50,000 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन सरकार के दावे को छोड़ दे तो साल 2021 में बजट सत्र के दौरान सरकार ने संसद में ये जानकारी दी थी कि जनजातीय मंत्रालय ने लघु वनोत्पाद की खरीद और एमएसपी के लिए बजट के प्रावधान का 1/4 भी राज्यों को नहीं दिया। यानी साल 2019-20 के बजट में इस मकसद के लिए कुल 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों को मात्र 4 करोड़ रुपए ही दिए थे और ये भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाए थे। ऐसे में सरकार के दावों और मंशा पर सवाल उठता है। हालांकि अगर वन उत्पादों की एमएसपी तय होती है तो निश्चित ही आदिवासियों को लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है सरकार की मंशा और योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन, क्योंकि देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी वन उत्पाद पर निर्भर हैं। वन उत्पाद इनकी आय का मुख्य जरिया है। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्य आदिवासी बहुल हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम को चुनावी साल में आदिवासियों को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे ओडिशा के हिलखड़िया आदिवासियों के बारे में। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हिलखड़िया आदिवासी ही शहद जमा करने में माहिर हैं। वैसे तो सभी आदिवासी अपनी जरूरत के लिए कभी कभी छत्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन हिलखड़िया आदिवासियों के लिए ये रोजी रोटी है। आदिवासियों को घने जंगल में कई बार एक छत्ते से 10 से 15 किलो तक शहद भी मिल जाता है। शहद इकट्ठा करने के लिए ये लोग आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि छत्ते से मधुमक्खियां उड़ जाए। इस दौरान कई बार जंगल में आग लग सकती है। हालांकि आदिवासियों का कहना है कि वो धुआं करने और शहद तोड़ लेने के बाद आग को सावधानी से बुझाते हैं। हिलखड़िया या पहाड़ी खड़िया आदिम जनजाति है। ये लोग अभी भी शिकार और जंगल से इकट्ठे किए उत्पादों पर ही जीवित हैं। जंगल से जलावन की लकड़ी, फल, फूल और कांदे के अलावा ये आदिवासी शहद भी जमा करते हैं। राल, शहद और टसर कोकून जैसे वन उत्पाद इनकी आय का प्रमुख जरिया है। और ये था हमारा आज का आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें,
और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।